प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। कहा, पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास में आई है तेजी। आदिवासी संगठनों ने प्रदेश भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं तथाकथित संगठन। झारखंड और बिहार के सभी 68 कृषि विज्ञान केंद्रों का 3 दिवसीय कार्यशाला रांची में आयोजित। पिछले वर्ष की गतिविधियों और आगामी कार्य योजना पर वैज्ञानिकों का मंथन। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी हुई झमाझम बारिश। 11 और 12 को पूरे राज्य में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। कल भी गर्जन के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने राजस्थान दौरे के क्रम में बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने 24,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य विकास के दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य और संभावनाओं की सही पहचान की जाए। एवं श्री राहुल कस्वा और यहां उपस्थित राजस्थान 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में 2 आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने हनमकोंडा में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने आर्ट्स कॉलेज मैदान में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ी हुई संपर्क सुविधा को महत्व देती है, क्योंकि इसका आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई से वैगन निर्माण
क्षमता में वृद्धि होगी। ये संयंत्र नवीनतम प्रौद्योगिकी, मानकों और सुविधाओं जैसे कि वैगनों की रोबोटिक पेंटिंग, अत्याधुनिक मशीनरी और सामग्री भंडारण और रखरखाव की आधुनिक सुविधा से सुसज्जित होगा। इससे स्थानीय रोजगार सृजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनमकोंडा में आयोजित विजय संकल्प सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार राज्य में लोगों के विभिन्न वर्गों को दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार सभी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार में लिप्त है। तेलुगु लोगों के सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है। इसलिए आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। मध्य प्रदेश में हुई घटना के विरोध में आदिवासी संगठनों की ओर से आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के घेराव की कोशिश की गई। हालांकि भाजपा कार्यालय के आसपास तैनात पुलिस बलों ने आंदोलनकारियों को करीब 500 मीटर पहले ही रोक दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय घेराव को हेमंत सरकार प्रायोजित राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर कुछ संगठन आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी के नाम पर सबसे ज्यादा आदिवासी को ही प्रताड़ित किया है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं ही हैं। झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति लोबिन हेम्ब्रोम और सदस्य कोचे मुंडा आज चाईबासा जाने के क्रम में कुछ देर खूंटी में रुके। यहां उन्होंने कुंदी आवासीय विद्यालय में छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई कर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। इसको भी हम लोग देखते चले, अच्छा लगा। रिजल्ट भी जो पता ही मैडम कि यहाँ पर करीब 100% फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छा है। और खाने पीने का भी सारा चीज़ हम लोगों ने पूछा, सब ठीक ठाक है। पानी का भी व्यवस्था ठीक है। बिजली का लोगों ने समस्या बताया कि यहाँ पर कुआं से या जो चापा नल है उसमें कनेक्शन कभी कभी कट जाने के बाद तो कभी लोड सेटिंग होता होगा, उसके लिए कुछ देर के लिए होता होगा, तो फिर भी कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग ने कहा फिर इसको जगह कि कंटिन्यू कैसे रहे।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर से पारा शिक्षकों को ठगने का काम किया है। रघुवर दास ने कहा कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों को कई सब्ज़गार दिखाए, लेकिन सत्ता में आते ही टालमटोल करने लगे हैं। श्री दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय जो वादे किए थे वे अब सरकार के 3.5 साल पूरे होने के बावजूद पूरे नहीं हुए हैं और सहायक शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी झारखंड के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी। राजधानी रांची में आज पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का की अध्यक्षता में झारखंड पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य और जिला प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में एनोस एक्का ने कहा कि पार्टी आसन्न चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखेगी। सभी को विचार विमर्श किया 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव हम लोग किस रणनीति के तहत लड़ाई लड़ेंगे और एक विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी को हम लोग देखेंगे। उसके लिए आज हम लोग ने निर्णय किए और जोन वाइज हम लोग प्रमंडल वाइज इसका पदाधिकारी का जो हमारे झारखंड पार्टी का उसको प्रतिनिधित्व किए। झारखंड और बिहार के कृषि विज्ञान केंद्रों की एक 3 दिवसीय संयुक्त कार्यशाला आज से रांची में शुरू हुई। राज्य में कृषि को उन्नत बनाने को लेकर यह कार्यशाला काफी अहम मानी जा रही है। झारखंड और पड़ोसी राज्य बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की एक संयुक्त कार्यशाला राजधानी रांची में चल रही है। 3 दिवसीय इस कृषि कार्यशाला का समापन 10 जुलाई को होगा। दरअसल दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर एक वर्ष इनकी एक संयुक्त कार्यशाला होती है। जानकारों के मुताबिक पूरे वर्ष की कृषि गतिविधियों के लिए यह कार्यशाला काफी अहम मानी जाती है। ये जो कार्यक्रम होता है ये साल में हम लोग एक बार करते हैं और पूरा जोन बिहार और झारखंड मिला के एक जोन है, जोन 4, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है। इसमें 68 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 44 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार के और 24 झारखंड के। इस कार्यशाला पर रोशनी डालते हुए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अटारी के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि कार्यशाला के पहले दिन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा पिछले 1 वर्ष में की गई गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो है हम इन कामों का लेखा जोखा देखेंगे और अगले साल की कार्य योजना बनाएंगे। श्री कुमार ने आगे बताया कि कार्यशाला के दौरान अगले 1 वर्ष के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक कृषि तकनीक और दूसरे अन्य विषयों पर गहन चर्चा के बाद एक ठोस कार्य योजना तैयार होगी, जो कृषि को उन्नत बनाने को लेकर किसानों के लिए काफी मददगार होगा। और इस साल हमारा क्या काम करना है उसके कार्य योजना को पारित किया जाएगा और इसके आधार पर फिर नए साल इस साल हमारा काम चलेगा। आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉक्टर यूएस गौतम रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भविष्यानंद समेत झारखंड और बिहार के कई कृषि वैज्ञानिक और सम्मानित कृषक इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्यशाला में जो रणनीति बनेगी वह झारखंड के किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। नीति आयोग की टीम 11 जुलाई को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में 12 जुलाई को नीति आयोग की टीम समीक्षा बैठक करेगी। इस बैठक में झारखंड में चल रही योजनाओं पर समीक्षा होने की संभावना है। नीति आयोग की टीम अपने दौरे के क्रम में कई स्थलों का निरीक्षण करेगी। साथ ही साथ टीम राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा करेगी। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र स्थित अनगढ़ा जंगल में सुरक्षा बलों और टीपीएस के
बीच मुठभेड़ के बाद फरार उग्रवादी संतोष भुइयां को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीपीसी कमांडर संतोष भुइयां पलामू के नागद का रहने वाला है। पिछले दिनों मुठभेड़ के बाद यह फरार होने में कामयाब हो गया था। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की कानूनी पहलुओं पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में कानून के कई जानकार और छात्र शामिल हुए। संगोष्ठी के दौरान सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय दी। बाद में एबीवीपी के कुमार हर्ष ने बताया कि लोकतंत्र में परिचर्चा संवाद का अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने की दिशा में यह संगोष्ठी महत्वपूर्ण साबित होगी। डिस्कशन एक डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए अच्छा सूचक होता है और इस तरीके के डिस्कशन, इवॉल्विंग डिस्कशंस और भी लॉ स्टूडेंट्स के साथ होंगे तो ये जो भ्रांतियां हैं ये समाज में भी जाएंगी कि भाई ये भ्रांतियों को हम किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकें। रामगढ़ निवासी अनिल कुमार मिश्रा बेकार की चीजों में जान डालकर अनोखी कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। पेश है यह खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में कूड़ों और बेकार चीजों का निपटारा एक समस्या नजर आती है, लेकिन झारखंड के रामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त अनिल कुमार मिश्रा इन्हीं बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं में अपनी रचनात्मकता से जान डालकर उन्हें बेहतरीन कलाकृति में ढालकर उन्हें जीवंत बनाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी में एक भाव आया एक बर्ड का, और उस वक्त मेरे पिताजी जिंदा थे और ट्रेनिंग लेने लिए सेल्फ मुझको जागृति हुई और मैं क्रिएट करना शुरू कर दिया। अनिल मिश्रा एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, जिन्होंने लगभग 33 सालों तक बतौर शिक्षक बेहतर योगदान दिया। इनके हाथों में गजब की कला है, जिसके इस्तेमाल से ये बेजान बेकार चीजों एवं कूड़ा समझकर फेंकी गई लकड़ियों एवं अन्य दूसरी चीजों में जान फूंक देते हैं। पिछले 14 सालों में ये करीब 200 से ज्यादा छोटी बड़ी कलाकृतियों को एक जीवंत रूप दे चुके हैं। देखता हूँ उसमें खोज करता हूँ कि क्या बनाया, क्या जी। जब मैंने देखा कि नहीं इसका ये 2 पैर बन सकता है, 2 हाथ भी इसमें से निकाल सकता हूँ मैं। इन कलाकृतियों को ये अपने घर के ही एक छोटे कमरे में संग्रहालय का रूप देकर संभाल कर रख रहे हैं। इस बारे में उनके छोटे भाई सुशील कुमार मिश्रा बताते हैं कि ये जब बाहर के कचड़ों को घर में लाने लगे तब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब इनके प्रयास से लगता है कि ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के सपनों को साकार कर रहे हैं, जो इनके जीवन का अब मकसद बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान इस तरह से, उसमें इनका भी एक योगदान है कि वो जो फेंकी हुई लकड़ी को लाके अपने पास उसमें जान डाल देते हैं। आर्टिस्ट सह सेवानिवृत्त शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा की पत्नी और बेटी को भी शुरुआत में उनका ये काम अटपटा लगा था, मगर अब वे भी उनके कद्रदान हो गए हैं। अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि अगर रचनात्मकता हो तो कोई भी चीज बेकार नहीं। शुरू में तो सर अच्छा नहीं लगता था, जब लकड़ी लेकर के आते थे तो कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन खैर अब तो बनने लगा, अब देखने लगा तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। कबाड़ को कचरे में एक नई जान देखना और देख करके उसको अपने हिसाब से उसमें नई जान डालना, ये वाकई में काफी बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से अनिल कुमार मिश्रा के प्रयासों से जहां एक ओर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे अनोखी कलाकृतियों का नया संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा में उपायुक्त आदित्य कुमार रंजन आज जनता दरबार का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए और अधिकारियों को इसके समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में आकर अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी लोगों की एक एक कर समस्याएं सुनी और लोगों को यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा।
सावन के पहली सोमवारी को लेकर सभी शिवालयों में तैयारी की जा रही है। भक्तों को जल उठाव में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए खूंटी के बनई नदी पर महज 4 घंटे में जिला प्रशासन, सीआरपीएफ, सेवा वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम सभा पेलौल और अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। सावन के हर सोमवारी को रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर समेत अन्य स्थानों से लगभग 15 से 20 हजार भक्त पहले बनई नदी पहुंचते हैं, जहां स्नान पूजन के उपरांत पवित्र जल उठाकर पैदल 3 किलोमीटर दूर आमरेश्वर धाम पहुंचकर भोले बाबा को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बनई नदी में पानी का कम बहाव को देखते हुए यहां सामुदायिक प्रयास से बोरी बांध बनाया गया। 2007 में पैदा नहीं लगा था। सुबह 6:45 बजे ही सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी पीआर मिश्रा, मृत्युंजय कुमार लगभग 100 जवानों के साथ बनई नदी तट पर पहुंचे और फिर यहां बोरी बांध बनाने का काम शुरू हो गया। ये अंगनाबाड़ी बहुत फेमस तीर्थ स्थान रहा है और सावन के महीने में इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। और इसी क्रम में हम लोगों के संज्ञान में आया कि यहाँ पे इस बार बनई नदी में पानी की कमी है और यहीं से सारे कांवड़ यात्री पानी भर के लिए जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार यहाँ पे श्रमदान करके इस जगह को ऐसा विकसित कर दिया जाए यहाँ पे पानी का जमाव भी हो जाए और थोड़ा साफ सफाई भी हो जाए, ताकि कांवड़ के यात्रियों को पानी ले जाने में कोई दिक्कत न हो और काम भर पानी ले। भोले बाबा के भक्तों को जलाभिषेक के लिए जल की कमी न हो, इसके लिए लोगों ने अपना श्रम दान किया। बनई नदी के बीच में एक पतली सी धार बह रही थी, लेकिन बोरी बांध बनने के बाद सूखी नदी में जान आ गई। पूरी नदी ने अब झील का रूप ले लिया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में कांवरियों और शिव भक्तों की हर रोज भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त बाबा के जलाभिषेक के साथ तरह तरह के फूल, बेलपत्र से उनकी पूजा कर रहे हैं, किंतु शिवलिंगी फूल से उनकी पूजा का यहाँ विशेष महत्व है। यह दुर्लभ फूल है और यहाँ के दारुक वन में पाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। दारुक वन और बाबा बासुकीनाथ मंदिर का पौराणिक संबंध है। दारुक वन की चर्चा पुराणों में मिलती है। इसी दारुक वन में एक खास किस्म का फूल पाया जाता है, जिसे शिवलिंगी फूल कहते हैं। ये फूल ऊंचे पेड़ों पर खिलते हैं और दुर्लभ हैं। ये फूल मुख्य रूप से सावन में खिलते हैं और माना जाता है कि भगवान शिव को ये बहुत प्रिय हैं। बासुकीनाथ मंदिर के पुजारी सदाशिव पंडा कहते हैं कि ये फल सभी जगह नहीं पाए जाते। वो एक तो उसका घास अगर आप लगाइएगा तो 12 साल के बाद ही उसमें फूल आएगा। और ये हर जगह प्राप्त नहीं है ये फूल, इसलिए उसको थोड़ा सा दुर्लभ फूल है। शिवलिंगी फलों पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। जब ये फूल पूर्ण विकसित होते हैं तब इसका आकार कमल फूल के समान होता है। उसके ऊपर सर्प का मुख नजर आता है। उस सर्प मुख के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग नजर आता है, इसलिए इसे शिवलिंगी फूल कहा जाता है। और उसका आकार अगर आप देखिएगा तो ऐसे जैसे से नाग रहता है और उसी के अंदर में 7 शिवलिंग है। सभी विशाल क्षेत्र में फैले दारुक वन का एक हिस्सा बासुकीनाथ में बाबा मंदिर से सटा हुआ है, जहां वन विभाग शिवलिंगी फूल के पेड़ों की हिफाजत में लगा है। वन विभाग के मुताबिक इसे शिव कमल, कैलाशपति, नागलिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे औषधीय पौधा भी माना जाता है। बहरहाल सावन माह में बाबा बासुकीनाथ को यह दुर्लभ फूल अर्पित करना भक्तों के लिए शिव कृपा के समान है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।
गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पिता शंभुनाथ विश्वकर्मा का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। श्री विश्वकर्मा अपने पीछे 2 पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर गिरिडीह के सभी दलों के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। श्री ठाकुर ने इन हिंसा की घटनाओं पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। घोषणा यानी कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत, लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है और एक बार नहीं अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। राज्य के खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने आज जेआरडी कॉम्प्लेक्स स्थित टाटा फुटबॉल अकादमी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में खेल के क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने में खेल विभाग जुटा हुआ है। इस दौरान टाटा स्टील के मुकुल चौधरी, खेल विभाग के तीरंदाजी कोच हरेंद्र सिंह समेत टाटा स्टील के कई अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 में उपविजेता बनकर लौटी झारखंड की टीम के रांची आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। 28 जून से 7 जुलाई तक राउरकेला में हुए इस चैंपियनशिप का कल फाइनल खेला गया था। फाइनल मैच में हॉकी मध्य प्रदेश से 1 गोल से हॉकी झारखंड की टीम हारकर उपविजेता बनी थी। आज रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने पर टीम के सदस्यों का फूलमाला और मिठाइयों से स्वागत किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कल भी राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में 14 जुलाई तक बारिश होगी। हालांकि 11 और 12 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के सांसद संजय सेठ सरायकेला खरसावां जिले के चिलगू स्थित आजसू पार्टी के कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। सांसद में आजसू पार्टी को भाजपा का छोटा भाई बताते हुए साथ मिलकर विकास की गाथा लिखने की बात कही। चाईबासा के गोइलकेरा थाना अंतर्गत ग्राम हाथीबुरू से लोआ बेड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 आईईडी बम और 6 स्पाइक होल को बरामद किया है। बरामद बमों को बम निरोधक दस्ता की मदद से उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में निबंधित गौशाला संचालन समिति के पदाधिकारियों की पहली बैठक पशुपालन निदेशालय रांची के हटिया कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। इस दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर गौ संरक्षक एवं गौ संवर्धक राज्य के रूप में होनी चाहिए। धनबाद स्थित सिम्फर के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे खदानों में भारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बचेंगे। इस तकनीक को सिम्फर रूस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत देगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से आमने सामने के 2 वाहन सिग्नल मिलने पर स्वतः ही रुक जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के बासा टोटो आजीविका महिला ग्राम संगठन की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर 8 महिला समूह ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने किया। बोकारो जिले की
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। कहा, पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास में आई है तेजी। आदिवासी संगठनों ने प्रदेश भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं तथाकथित संगठन। झारखंड और बिहार के सभी 68 कृषि विज्ञान केंद्रों का 3 दिवसीय कार्यशाला रांची में आयोजित। पिछले वर्ष की गतिविधियों और आगामी कार्य योजना पर वैज्ञानिकों का मंथन। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी हुई झमाझम बारिश। 11 और 12 को पूरे राज्य में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। कल भी गर्जन के साथ बारिश की संभावना।